वेलकम है सभी का। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछली जो क्लास थी अपनी, उसमें क्लास 6 साइंस की एनसीईआरटी का हमने पहला चैप्टर शुरू किया था और उसमें जो आगे का पार्ट है वो हम अब पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस का, वो है भोजन के घटक। और हम अपनी इस सेशन के अंदर जो 2023-24 का लेटेस्ट जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार विज्ञान को पढ़ रहे हैं। तो भोजन के घटक हम इसकी चर्चा कर रहे थे और पिछले सेशन में हमने पोषक तत्व क्या होते हैं, जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं और उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर विद्यार्थियों क्या है कि एक पिरामिड बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि जो सरकार है वो विभिन्न जो आहार निर्देश हैं वो हमें बताती है कि आहार निर्देश क्या होते हैं। तो मैं एक बार इसकी चर्चा आप सभी के सामने करना चाहूंगा कि आहार निर्देश क्या होते हैं। देखिए, आहार निर्देश यानी कि फूड गाइड इनको हम कहते हैं, क्योंकि अपने पास जो खाद्य सामग्री है, जो आहार है, जो भोजन है, उसके विभिन्न प्रकार हैं, ठीक है। और भिन्न भिन्न भोजन से, अलग अलग प्रकार के भोजन से हमें क्या होता है कि हमें अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। तो हमें कौन सा भोजन, कौन सा आहार, कौन से जो फूड आइटम है वो कितनी मात्रा में लेने चाहिए ताकि हमें अपने शरीर को पूर्णतया एक साथ जो पोषक तत्व हैं हम दे सकें। यानी कि अपने शरीर को जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कहाँ से मिलेंगे, कितने मिलेंगे, उनका हमें कैसे पता चलेगा। एक सामान्य नागरिक को, जनता को ये पता नहीं होता है कि कौन सा जो भोजन लेने से हमें उसमें कितने पोषक तत्व मिल सकते हैं। तो सरकार ने जो है वो आहार निर्देश यानी कि फूड गाइड तैयार कर रखे हैं, ठीक है। इनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति ये जान सकता है कि कौन सा आहार लेने से उसे कितने पोषक तत्व और कितनी मात्रा में प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार के आहार निर्देश को एक पिरामिड से दर्शाया गया है, ठीक है। पिरामिड का जो सबसे नीचे का हिस्सा है, जो आधार है, ये एक पिरामिड निर्देश है, आहार निर्देश है, परंतु इसकी जो शेप है वो पिरामिड के रूप में है। इसमें सबसे नीचे जो है वो ग्रेन्स हैं, यानी कि अनाज को सबसे नीचे रखा गया है। यहाँ दूसरा जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है इसमें अनाज को रखा गया है। और ये जो पार्ट है इसके दो हिस्से बना दिए। ये जो हिस्सा है इसमें वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों को रखा गया है। और इसका जो ये वाला पार्ट है इसमें फल रखे गए हैं, फ्रूट्स रखे गए हैं, ठीक है। इस तीसरा जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला, इसके भी दो पार्ट बनाए गए हैं। इसमें मिल्क यानी कि दूध और दूध के उत्पाद हैं। इसमें दूध और दूध के उत्पाद जैसे पनीर, मावा, ठीक है, दही, ये सब इस पार्ट में रखे गए हैं। ये जो पार्ट है इसका, तीसरे का राइट साइड वाला पार्ट, इसमें मांस को रखा गया है, मछली को रखा गया है, अंडे को रखा गया है। मांस, मछली और अंडे इनको रखा गया है। और सबसे ऊपर का जो इसका पार्ट है, शीर्ष है, इसमें फैट ऑयल यानी कि वसा, तेल, ठीक है, और घी इसमें सम्मिलित होता है, साल्ट इसमें सम्मिलित होता है, नमक, और शुगर यानी कि शक्कर या फिर चीनी, गुड़, ये सब जो है इस पिरामिड के सबसे ऊपरी पार्ट में सम्मिलित होते हैं। अब विद्यार्थियों, इसमें से इस पिरामिड का क्या अर्थ है कि हमें कौन सा जो फूड है वो कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो इसमें जो आधार पर जो फूड दर्शाया गया है, मतलब अनाज जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में लेना है। हम आधार से ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे, आधार से शीर्ष की ओर जैसे जैसे जाएंगे, तो हमारे द्वारा जो ग्रहण किए जाने वाले फूड आइटम हैं उनकी मात्रा कम होती जाएगी। कहने का मतलब, जो फूड आइटम इस पिरामिड के आधार पर हैं उनको हमें ज्यादा मात्रा में लेना है, और शीर्ष वाले जो हैं वो कम से कम मात्रा में लेना है। क्योंकि ये जो फूड आइटम्स है, वसा, तेल, घी, नमक, शक्कर, चीनी, गुड़, इनकी जो ज्यादा मात्रा है वो शरीर को कुपोषित करती है। इसलिए ये जो फूड आइटम है जो इस पिरामिड के आधार पर है वो हमें ज्यादा मात्रा में सेवन करना है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मात्रा जो है वो क्या होती जाएगी, अंश जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन फूड आइटम्स के अंदर सारे जो पोषक तत्व हैं वो सम्मिलित होते हैं। सारे पोषक तत्व
जिनकी हमने चर्चा पिछली क्लास में की थी, वो कौन कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, ये सभी, जैसे वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी जो पोषक तत्व हैं वो इन खाद्य पदार्थों में, इस फूड पिरामिड के अंदर हमें प्राप्त हो सकते हैं। पर यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि जैसे जैसे हम पिरामिड के ऊपर जाएंगे, पिरामिड के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हमें उनकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम करते जाना है। आधार पर जो ग्रेन्स जो लिखा है, अनाज जो लिखा है, उसकी जो मात्रा है वो हमें ज़्यादा रखनी है। अब इसमें आगे देखिए क्या लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। मतलब पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण यानी मिनरल्स है, विटामिन है और जल है। इन सब की जो मात्रा है विद्यार्थियों, वो क्या होनी चाहिए? अपने भोजन में संतुलित होनी चाहिए, बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। तभी अपना जो भोजन है वो कैसा होगा? बैलेंस्ड डाइट होगी, एक संतुलित भोजन होगा और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने दैनिक कार्यों के लिए वो बेहद जरूरी होगा। ठीक है। पदार्थों में, इन खाद्य पदार्थों में कई अलग अलग पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। इन पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 6 समूहों में विभाजित करते हैं। देखिए, जो पोषक तत्व हैं वो 6 हैं, मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व हैं। ठीक है। इनके नाम यहाँ लिखे गए हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहते हैं। सभी विद्यार्थी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? शर्करा है। फिर है प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। देखिए, भोजन में कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है। शर्करा के ही ये रूप हैं साथियों। ठीक है ना। शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो किस किस रूप में होती है? शर्करा कार्बोहाइड्रेट जो है एक्चुअल में 4 प्रकार के होते हैं, पर यहां पर आप पीछे देख रहे हैं कि कितने नाम लिखे हुए हैं? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। देखिए, एक होता है ओलिगोसेकेराइड, कहते हैं उसको, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ये नाम मैंने यहां लिखा है। ठीक है। अब वो ये जो चौथा नाम है वो इसमें क्यों सम्मिलित नहीं किया गया है, उसका मैं एक रीजन है वो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है। देखिए, एक्चुअल में जो शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो एक तो ये हो गया मोनोसेकेराइड, ठीक है, और एक हो गया डाइसेकेराइड, और ये एक हो गया ओलिगोसेकेराइड, और एक हो गया पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब शर्करा का इसमें एक अणु होता है। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है? शर्करा का इसमें कितने अणु होंगे? शर्करा का एक अणु, तो इसका नाम है मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब क्या है कि इसमें शर्करा के कितने अणु होंगे? 2 अणु होंगे, इसलिए इसका नाम क्या है? डाइसेकेराइड। ठीक है। ओलिगोसेकेराइड क्या होगा? ओलिगोसेकेराइड का मतलब क्या होगा कि इसमें शर्करा के जो हैं वो 2 या अधिक अणु होते हैं, 2 या अधिक अणु। ठीक है। 2 या जो अधिक अणु होते हैं, 10 तक, ठीक है, 2 से 10 तक जो अणु होते हैं उसको हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड को हम एक प्रकार से किसके अंदर सम्मिलित कर लेते हैं? पॉलीसेकेराइड के अंदर यहां पर मान लिया है एक प्रकार से। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि डाइसेकेराइड जो है वो एक प्रकार से क्या है? ओलिगोसेकेराइड है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड भी क्या है? जिसके अंदर शर्करा के अणुओं की जो संख्या है वो अधिक होती है। पर यहाँ पर हमें 3 ही नाम बताए गए हैं, इसलिए हम 3 नाम ही याद रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है, इसलिए हम ओलिगोसेकेराइड को एक बार यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो शर्करा जो है भोजन में, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार से होता है। मोनोसेकेराइड
यानी कि जिसमें शर्करा का एक अणु हो, डाइसेकेराइड जिसमें शर्करा के दो अणु हो, पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है जिसमें शर्करा के ज्यादा अणु हो, कई अणु हो, मैनी। जो इसमें मोनोसेकेराइड शर्करा का सरलतम रूप है जो हमारे द्वारा ग्रहण किए भोजन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड तीन प्रकार के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इसको हम कार्बोहाइड्रेट का या फिर शर्करा का सबसे सरलतम रूप कहते हैं। डाइसेकेराइड जो है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि जैसे अपने पास मोनोसेकेराइड के तीन रूप हैं, कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये किसके, मोनोसेकेराइड के तीन रूप हैं। इसी प्रकार डाइसेकेराइड जिसमें शर्करा के दो अणु होते हैं उसके भी तीन रूप होते हैं। एक होता है इसमें सुक्रोज, एक होता है इसमें माल्टोज और एक होता है इसमें लैक्टोज। ठीक है, डाइसेकेराइड के तीन पार्ट कौन कौन से हो गए, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जिसमें शर्करा के बहुत सारे अणु होते हैं जैसे कि स्टार्च है, डेक्सट्रीन है और सेल्यूलोज है। ठीक है, स्टार्च, डेक्सट्रीन और सेल्यूलोज, इनके अंदर शर्करा के बहुत सारे अणु होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चित्र के रूप में भी इनको दर्शाया गया है कि कौन कौन से मोनोसेकेराइड हैं और डाइसेकेराइड हैं और पॉलीसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम यहाँ उसकी चर्चा जो है वो ज़्यादा नहीं करेंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर जो है वो चित्र के रूप में एक यहाँ पर दर्शाया गया है कि कौन कौन से, ये लीजिए मोनोसेकेराइड में देखिए ग्लूकोज है। ये मोनोसेकेराइड के अंदर कौन कौन होता है, एक तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये मोनोसेकेराइड हैं। ठीक है, डाइसेकेराइड जो होते हैं उसमें कौन कौन से आएंगे, स्क्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये जो है वो क्या आएंगे, डाइसेकेराइड के अंदर आएंगे। और पॉलीसेकेराइड जिसमें कि शर्करा के बहुत सारे अणु होते हैं, 10 या 10 से अधिक अणु भी हो सकते हैं, जिसमें कौन कौन सम्मिलित है, स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च सम्मिलित होता है, डेक्सट्रोज इसके अंदर सम्मिलित होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों को ये बात बेहद आसान लग रही होगी अब तो कि ये जो इनका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है कार्बोहाइड्रेट का, वो बेहद ही इजी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों में प्रमुख है। देखिए शरीर को एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों में प्रमुख है। एक चीज सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि गरीबों को, मतलब हम जो हैं मीडियम क्लास फैमिली, वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा किसका उपयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिच फैमिली हैं, वो तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी बहुत से ऐसे आहार, ऐसे फूड हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक मीडियम क्लास व्यक्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने का जो एनर्जी प्राप्त करने का जो सबसे सरलतम तरीका क्या है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि अपना जो खान पान है, जैसे चावल, गेहूं, आलू, शकरकंद, मक्का, पपीता, ये सब ऐसे फूड हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। तो गरीबों का या मीडियम क्लास फैमिली को एनर्जी प्रदान करने वाला जो सबसे सस्ता और इजी जो साधन है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। परंतु जो रिच फैमिली है वो एनर्जी को प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके अन्य जो फूड हैं उनका भी सेवन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कर सकता है, पर इसके लिए हमें अपने पास क्या होना चाहिए, संसाधन, पैसे, ये होना बहुत जरूरी है। आहार में इसकी कमी होने पर ऊर्जा की कमी हो जाती है। अगर अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो ऊर्जा अपने शरीर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा है। मंड सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि जब हम चावल को उबालते हैं तो पीछे जो पानी बचा रहता है, जो कुछ हद तक गाढ़ा और चिपचिपा होता है, उसको मंड कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसके जो स्थानीय नाम भी हैं वो भी हो सकते हैं। जैसे हम उत्तरी राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ पर मंड की बजाय मांड इसको कहते हैं। ठीक है, और एक प्रकार से
इसके अंदर अगर हम किसी कपड़े को डुबो देंगे तो उसमें एक प्रकार से एक कड़ापन उस कपड़े में आ जाएगा। ठीक है, तो भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा के रूप में होते हैं। मंड तथा शर्करा मतलब स्टार्च, मंड को हम स्टार्च भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। मंड का मतलब क्या होता है, स्टार्च भी होता है, और शर्करा, ठीक है, मंड यानी स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो है शरीर को एनर्जी प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से किस में होगा, चावल, आलू, फल और कंद जैसे शकरकंद, ठीक है, वाले भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। अतः ये ऊर्जा प्राप्ति का सबसे सस्ता साधन है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो गरीबों को एनर्जी देने का सबसे इजी और सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं, ये जो फूड आइटम्स है, चावल, आलू, फल, कंद और कुछ भोज्य पदार्थ जैसे शकरकंद हो गया, मक्का हो गया, पपीता हो गया, ये सब की अप्रोच में होते हैं। सब जो व्यक्ति हैं इनको खरीद सकते हैं, इसलिए उनको एनर्जी अगर चाहिए तो हम इस रूप में कार्बोहाइड्रेट के इन रूपों से प्राप्त कर सकते हैं। यह यहाँ पर भी लिखा हुआ आ गया, निम्न आय वर्ग के आहार की 80% ऊर्जा, मतलब गरीब लोगों के, निम्न आय वर्ग मतलब गरीब लोग की 80% ऊर्जा की आवश्यकता इसी से पूर्ण होती है। गरीब लोगों की जो एनर्जी का 80% पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट और इनसे होता है। आय बढ़ने के साथ साथ इसके द्वारा पूर्ण की जाने वाली ऊर्जा के प्रतिशत में कमी आ जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति या इंसान के पास पैसे बढ़ते हैं तो फिर वो इन चीज़ों से एनर्जी प्राप्त नहीं करता। एनर्जी प्राप्त करने के लिए फिर वो दूसरे विकल्प भी खोज लेता है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए यहाँ पर, चावल, गेहूं, आलू, शकरकंद, मक्की, पपीता आदि। तो साथियों ये था कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें भरपूर मात्रा में क्या होती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का अन्य जो नाम है वो क्या है, शर्करा है। सभी विद्यार्थी इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।